हेलो 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 दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गणेशाय वर्ल्ड में। दोस्तों, आज की वीडियो में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं जो आपके 11th में तो काम आने ही वाला है, साथ में आपके 12th में भी ये काम आएगा। ठीक है, तो दोस्तों इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। अगली वीडियो में हम आपको और कुछ बताएंगे। आज का टॉपिक है हमारा दोस्तों द्रव अनुपाती क्रिया का नियम या गुलबर्ग एवं बागे का नियम। ये नियम हम पढ़ने वाले हैं, इंपॉर्टेंट है, सब चीजें एक एक करके हम समझेंगे। लेकिन दोस्तों इस नियम से पहले आपको कुछ चीजों को जानना जरूरी है जो आप समझिएगा। ठीक है, जैसे सक्रिय द्रव्यमान। तो दोस्तों जो सक्रिय द्रव्यमान होता है, इस सक्रिय द्रव्यमान को हम इस वर्गाकार ब्रैकेट से व्यक्त करते हैं। मतलब यदि किसी अणु को यदि हम इस वर्गाकार ब्रैकेट में रख देते हैं तो वो सक्रिय द्रव्यमान कहलाता है। जैसे मान लो हमें ए का सक्रिय द्रव्यमान बताना है तो इस ए को हम वर्गाकार ब्रैकेट में रख देंगे तो ये आपका ए का सक्रिय द्रव्यमान कहलाएगा। यदि हमें बी का सक्रिय द्रव्यमान बताना है तो बी को हम इस वर्गाकार ब्रैकेट में रख देंगे तो इसका सक्रिय द्रव्यमान कहलाएगा। इसी प्रकार H2 का हमें बताना है तो H2 को हम वर्गाकार ब्रैकेट में रख देंगे। NH3 का हमें बताना है तो इसको हम वर्गाकार ब्रैकेट में रख देंगे। मींस कहने का मतलब है हमें जिसका भी सक्रिय द्रव्यमान बताना है उसको हम वर्गाकार ब्रैकेट में रख देंगे। तो ये आपकी जरूरी थी जानकारी के लिए जो आपको मैंने बता दिया। अब एक एक चीज को मैं स्पष्ट करते हुआ चलूंगा, आप एक एक चीज को समझना। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों इस द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम की बात करें तो इस द्रव्यानुपाती क्रिया का जो नियम है वो गुलबर्ग और बागे नामक वैज्ञानिक ने दिया था सन 1867 में। समझ गए? इस नियम का प्रतिपादन किसने किया था? गुलबर्ग एवं बागे नामक वैज्ञानिक ने किया था सन 1867 में। ठीक है, और इस नियम में कहा क्या? तो दोस्तों इस नियम में इन्होंने चिल्ला चिल्ला के कहा था कि किसी अभिक्रिया की जो दर होती है, अभिक्रिया की दर क्या आ गई, क्या होती है? ठीक है, तो दोस्तों समझ लो, जैसे मान के चलो ये ए और बी कोई दो अभिकारक हैं और प्रोडक्ट बन रहा है कोई सी। ये अभिक्रिया किस दर से चल रही है, किस वेग से चल रही है, वही वेग कहलाएगा अभिक्रिया की दर। ठीक है, अभिक्रिया की दर। तो इस नियम में बोला गया था कि जो अभिक्रिया की दर होती है वो अभिकारकों के या फिर ऐसा कहें अभिकारक के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होती है। समझ गए ना? अभिक्रिया की जो दर होगी वो अभिकारक के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के कैसी होगी? समानुपाती। जैसे इसी अभिक्रिया की बात करें तो इस अभिक्रिया में अभिकारक कौन है? ए और बी। तो ए और बी का जो सक्रिय द्रव्यमान आएगा उसके गुणनफल के ये समानुपाती होगी। कौन? अभिक्रिया की दर। ठीक है, तो ये देखो सक्रिय द्रव्यमान हमने ए का बता दिया और ये बी का बता दिया। हमने अभी बताया था वर्गाकार ब्रैकेट में रखकर व्यक्त करते हैं, ये इसका गुणनफल और ये समानुपाती हो गया है ना। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसको आपको पूरा कैसे लिखना है थ्योरी में? इस नियम का प्रतिपादन गुलबर्ग एवं बागे नामक वैज्ञानिक ने सन 1867 में किया था, इसलिए इसे गुलबर्ग एवं बागे का नियम भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार किसी अभिक्रिया की दर अभिकारक के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होती है। ये चीज आप समझ गए हो। अब दोस्तों हम इस नियम की व्युत्पत्ति करेंगे, इस नियम को हम लेके जाएंगे आगे और कहां तक हमें पहुंचाता है और अंत में हमसे ये नियम क्या कहता है, इस चीज को हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमने माना कोई रासायनिक अभिक्रिया
निम्न प्रकार से संपन्न हो रही है। माना कोई रासायनिक अभिक्रिया निम्न प्रकार से संपन्न हो रही है और ये हम बताते हैं कैसे। मान लिया यहाँ पर ए और बी अभिकारक है और ये बना रहे हैं प्रोडक्ट सी और डी। ठीक है, तो ये जो अभिक्रिया है हमारी अग्र अभिक्रिया है, क्योंकि ये अभिक्रिया आगे की ओर चल रही है। तो यहाँ पर हम ये लिख देंगे अग्र अभिक्रिया। ठीक है, ये तो आपको बस समझाने के लिए लिख रहा हूं। तो ये अग्र अभिक्रिया है, तो मेरे भाइयों इसमें ये हुआ आपका अभिकारक और ये हुआ आपका उत्पाद। लेकिन ये अभिक्रिया इधर से इधर की ओर भी चलेगी, तो ये जो है होगी हमारी, ये हमारी होगी पश्च अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? पश्च अभिक्रिया। अब ये पश्च अभिक्रिया पीछे की ओर चल रही है, तो यहां से यहां की ओर चल रही है, तो ये वाला अभिकारक हुआ और ये वाला हुआ उत्पाद। एनी प्रॉब्लम? ठीक है, तो अब हम इसमें लगाएंगे द्रव अनुपाती क्रिया का नियम। द्रव अनुपाती क्रिया का नियम तो हम यहां पर लिख देंगे द्रव अनुपाती क्रिया के नियम से। अब द्रवानुपाती क्रिया का हम नियम लगाएंगे अग्र अभिक्रिया में। पहले हम किस में लगाएंगे? अग्र अभिक्रिया में। जब ये आगे की ओर अभिक्रिया चलेगी तो अभिकारक कौन होगा? ये, और उत्पाद कौन होगा? ये। ठीक है, तो अब द्रवानुपाती क्रिया के नियम से अग्र अभिक्रिया के लिए, अग्र अभिक्रिया के लिए, ठीक है, क्या हो जाएगा? क्या हो जाता है? हमने क्या पढ़ा है इसमें? जो अभिक्रिया की जो दर होती है अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के कैसी होती है? समानुपाती। ठीक है, तो अब अभिक्रिया की दर है ना, ये किसके समानुपाती हो जाएगी? अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के। तो अभिकारक आपके पास क्या है? ए और बी। तो ए और बी का आप क्या बना दो? सक्रिय द्रव्यमान। तो ये ए का सक्रिय द्रव्यमान और ये हो गया हमारा बी का सक्रिय द्रव्यमान, और ये गुणनफल और ये समानुपाती। ठीक है, तो ये अभिक्रिया की दर गुणनफल सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आगे तो मेरे भाई आपको इतना तो पता ही है, जब हम समानुपाती का चिन्ह हटा देते हैं तो क्या आता है? एक नियतांक आता है। तो यहाँ पर ये आ गया एक नियतांक, सॉरी ये हमने बराबर लगा दिया और ये आ गया आपका कोई एक नियतांक, है ना। अब ये नियतांक दोस्तों हम के एफ लेंगे। क्या लेंगे? के एफ, क्योंकि हम अग्र अभिक्रिया के लिए कर रहे हैं और अग्र अभिक्रिया को हम इंग्लिश में बोलते हैं फॉरवर्ड। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं फॉरवर्ड रिएक्शन। तो फॉरवर्ड का क्या? एफ, है ना। तो अग्र अभिक्रिया के लिए जो नियतांक आएगा वो क्या आएगा? के एफ, एफ फॉर फॉरवर्ड। ठीक है, और ये हमारा रहा ए और ये हमारा रहा, सॉरी ये बी आएगा मेरे भाई, है ना, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। आई होप कि आपको एक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ए बी है ना, तो ये बी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा ये बी। एनी प्रॉब्लम? ठीक है, इसको आप क्या कीजिए? समीकरण नंबर 1 दीजिए, है ना। चलो आगे बढ़ जाओ। आगे क्या हो जाएगा? देखो, अब हमने अग्र अभिक्रिया के लिए लगा दिया, अब हम लगाएंगे पश्च अभिक्रिया के लिए। तो हम लिख देंगे पश्च अभिक्रिया के लिए, पश्च अभिक्रिया के लिए। पश्च को इंग्लिश में बोलते हैं हम बैकवर्ड। क्या बोलते हैं? बैकवर्ड। ठीक है, तो बैकवर्ड का क्या हो जाएगा? बी, है ना। तो पश्च अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया की दर क्या हो जाएगी? अभिक्रिया की दर, है ना। अब ये बताओ, पश्च अभिक्रिया मतलब पीछे की ओर चल रही है ना अभिक्रिया। अब ये पीछे की ओर चल रही है तो यहां से यहां की ओर चल रही होगी। जब यहां से यहां की ओर चल रही होगी तो अभिकारक कौन होगा? सी और डी। तो अभिक्रिया की दर क्या होती है? अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती। तो सी और डी का सक्रिय द्रव्यमान क्या हो जाएगा? सी ये, और ये हो जाएगा डी। ठीक है, अब इनका गुणनफल और इसकी कैसी हो गई है? समानुपाती हो गई, है ना। यहां से हम समानुपाती का चिन्ह हटा देंगे तो ये हो जाएगा हमारा अभिक्रिया
अभिक्रिया की दर, समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो बराबर आएगा और एक नियतांक आएगा। तो हमने नियतांक लिया यहाँ पर के, लेकिन यहाँ पहचान के लिए हम के भी ले लेंगे क्योंकि बी फॉर बैकवर्ड मतलब फर्स्ट। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सी और ये हो गया हमारा डी, है ना। इसको हम दे देंगे समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2। इतना करने के बाद दोस्तों आपको थोड़ा सा साम्य अवस्था पर पहुंचना पड़ेगा। जब मैंने आपको साम्य अवस्था पढ़ाया था तो उसमें ये बताया था कि जो अग्र अभिक्रिया का वेग होता है वो पश्च अभिक्रिया के वेग के बराबर हो जाता है। ये मैंने आपको बता के रखा है। यदि आपने नहीं देखा साम्य अवस्था को तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया है, आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक कंडीशन लगाएंगे साम्य अवस्था की। तो यहाँ पर हम लिख देंगे साम्य अवस्था के लिए, साम्य अवस्था के लिए, साम्य अवस्था के लिए क्या होता है मेरे भाई कि जो अग्र अभिक्रिया की दर होती है, अग्र अभिक्रिया की दर बराबर किसके होती है, पश्च अभिक्रिया की दर के, है ना। साम्य अवस्था में क्या होता है, अग्र और पश्च अभिक्रियाओं के जो वेग होते हैं, दर होती है, वो समान होती है। तो अग्र अभिक्रिया की दर बराबर पश्च अभिक्रिया की दर। अब ये अग्र अभिक्रिया की दर ये है और पश्च अभिक्रिया की दर ये है, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से अभिक्रिया की दरों के हम मान रख देंगे। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे, समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, अब अग्र अभिक्रिया की दर क्या है, के एफ ए बी, है ना। तो हमने लिख दिया के एफ ए और ये हो गया बी बराबर पश्च अभिक्रिया के लिए क्या है, के बी सी और ये रहा हमारा डी, ये हो गया हमारा। अब आपको क्या करना है, के एफ जो दिख रहा है इस के एफ के बटे में के बी को लेके जाना है और जो सी और डी दिख रहा है इसके बटे में इसको लेके जाना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, के एफ अपॉन के बी, ऐसा हम कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर हमारा बच्चा सी और ये हमारा बच्चा डी, ठीक है, और ये हमारा क्या है बचा ए और इधर पे हमारा क्या है, बी है। ठीक है, अब मेरे भाई हम क्या करेंगे, देखो ये भी नियतांक है और ये भी नियतांक है, इन दोनों नियतांक को हम किसी एक राशि द्वारा, एक नियतांक द्वारा रिप्लेस कर देंगे, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मान लेंगे के एफ अपॉन के बी बराबर के मान लेंगे। ठीक है, और जो के होगा साम्य स्थिरांक होगा। क्यों होगा, क्योंकि हम जब साम्य अवस्था लेकर आए हैं तब ये कंडीशन बन रही है और उसी कंडीशन में हम के को मान रहे हैं, है ना। तो जो के है हमारा वो कौन सा स्थिरांक है, साम्य स्थिरांक, साम्य स्थिरांक, ये हमारा के साम्य स्थिरांक है। इतना याद रखना क्योंकि साम्य अवस्था लेके आए तभी ये आ रहा है। ठीक है, तो हमारा एक के बराबर क्या बन जाएगा, सी, ठीक है, और ये हमारा डी, ये हमारा रहा ए और ये हमारा रहा बी। तो ये के बराबर आ गया है सी डी अपॉन ए बी। अब ये तो हमारा आ गया है, बट दोस्तों ये हमें बताओ यदि ये पश्च अभिक्रिया ना होती, ये आपकी जो पश्च अभिक्रिया दिख रही है ये अभिक्रिया ना होती तो ये हमारा क्या होता, अभिकारक, और ये हमारा क्या होता, उत्पाद। अगर ये पश्च अभिक्रिया ना होती तो एक सेकंड के लिए अगर हम इसको हटा दें तो ये हमारा अभिकारक और ये हमारा क्या, उत्पाद। तो ये हमारा क्या हुआ, उत्पाद है और ये हमारा क्या हुआ, अभिकारक। मतलब दोस्तों द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम में अंत में जो व्यंजक निकलता है उसमें उत्पाद रहता है ऊपर और अभिकारक रहता है नीचे। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि उत्पाद, ये उत्पाद है और ये अभिकारक है, तो उत्पाद एवं अभिकारक के सक्रिय द्रव्यमान का गुणनफल का अनुपात,
क्या बोला मैंने, देखो ये उत्पाद है और ये अभिकारक है, और ये उत्पाद के सक्रिय द्रव्यमान का गुणनफल है और ये अभिकारक के सक्रिय द्रव्यमान का गुणनफल है। तो क्या हो जाएगा, उत्पाद एवं अभिकारक के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल का जो अनुपात है वो ए किसके बराबर हो जाता है, के बराबर हो जाता है। समझ में आपको आया? ठीक है, तो इतना आप याद रखना, ये लाइन भी आप अपनी कॉपी पे लिख लेना। अब इसके बाद, अब दोस्तों हमें किसी अभिक्रिया में सक्रिय द्रव्यमान का नियम लगाना है, तो आपको इतना पूरा शब्द नहीं करना, आपको ये नियम देखना है। इसमें हम देख रहे हैं कि उत्पाद ऊपर आता है और अभिकारक नीचे आता है। तो यदि मान लो हमें दोस्तों, यदि ये आपको अभिक्रिया में देता हूं H2I2 एरो 2HI, अब यदि हमें इस नियम में सक्रिय द्रव्यमान लगाना है तो क्या हम इतना सब पूरा करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि हम ये चीज सीख चुके हैं कि ये के है, अंत में ये निकलता है कि उत्पाद ऊपर आ जाता है और अभिकारक नीचे। तो इसमें भी अगर हम सक्रिय द्रव्यमान का नियम लगाएंगे तो सक्रिय द्रव्यमान का जो नियम है के बराबर क्या हो जाएगा, उत्पाद ऊपर और अभिकारक नीचे। तो उत्पाद ये है और अभिकारक ये है, तो ये आ जाएगा 2HI ऊपर आ जाएगा, और यहाँ पर जो H2 है और ये I2 है ये आ जाएगा आपका नीचे, है ना। तो ध्यान रखना मेरे भाई, हम ऐसा करते हैं। अब यदि हमसे और कुछ पूछ ले कि N2 में और H2 बराबर NH3 में सक्रिय द्रव्यमान लगाइए, तो आप डायरेक्ट क्या कीजिए, ये उत्पाद है ये अभिकारक है, तो इसको ऊपर लिख देना ब्रैकेट में और इसको नीचे लिख देना, ठीक है। तो के बराबर क्या हो जाएगा, NH3 वर्गाकार ब्रैकेट में, क्योंकि उत्पाद हमें पता है ऊपर होता है ना, और अभिकारक नीचे, तो ये अभिकारक है और अभिकारक 2 हैं, तो हम क्या कर देंगे, इनके सक्रिय द्रव्यमान का क्या कर देंगे, गुणनफल कर देंगे। तो ये अभिकारक उत्पाद ऊपर हो गया और अभिकारक नीचे, इसमें आप समझ गए होंगे। अब किसी डायरेक्ट रिएक्शन में आपको सक्रिय द्रव्यमान का नियम लगाना है या द्रव अनुपाती क्रिया का नियम लगाना है, तो आप अब डायरेक्ट लगाओगे, इतना पूरा शब्द नहीं करोगे। अब हम इसको आगे और समझाते हैं। तो दोस्तों यदि आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए अपनी कॉपी में लिखने के लिए, नहीं तो फिर से आप वीडियो को एक बार देखकर समझ सकते हैं, ठीक है। अब हम दोस्तों इसको हटा देते हैं और इसको हम आगे बताते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अब हमने इसमें देख लिया है कि साम्य स्थिरांक के बराबर क्या आया है, CD/A.B के सक्रिय द्रव्यमान, ये चीज आई है। लेकिन दोस्तों जो साम्य स्थिरांक के है, इस के को हम दो प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, जो आपको आगे भी काम आएगा, ठीक है। आगे आप केपी और केसी में जो संबंध स्थापित करोगे उसमें भी ये बहुत जरूरी है। तो ये हमने लिखा रहने दिया, या फिर हम इसको अलग से ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। तो हमने क्या निकाला दोस्तों, ये निकाला है के बराबर सी, यहाँ D/A और यहाँ पर हमारा रहा B, ये हमने निकाला है, ठीक है। जहां पर हमारा K क्या है, साम्य स्थिरांक, ठीक है। तो इस यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं साम्य स्थिरांक K को दो प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है। आप भी ऐसा आप लिख लेना, ठीक है। तो देखो दो प्रकार से किस किस में, तो देखो एक तो आपका सांद्रता के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, सांद्रता के रूप में, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इन फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, इन फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, मतलब सांद्रता को इंग्लिश में हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन। तो कॉन्सेंट्रेशन का क्या हो जाएगा, सी, है ना। हम साम्य स्थिरांक को व्यक्त कर रहे हैं ना, तो सांद्रता के रूप में व्यक्त कर रहे हैं ना, तो साम्य स्थिरांक क्या है, के होता है, लेकिन हम इसको किसके रूप में व्यक्त कर रहे हैं, सांद्रता को, तो सांद्रता को हम क्या बोलते हैं, सी। तो ये हो जाएगा हमारा के सी, है ना।
अब ये हो गया Kc। अब इसको हम कैसा लिखे, तो देखो सांद्रता का क्या है, C है ना। तो देखो इधर पे हमारा क्या है, C तो पहले से ही है और इसमें हमें सांद्रता का C भी जोड़ना है। तो ये सांद्रता का हुआ C और ये हुआ आपका ये वाला C, तो ये हो गया। ठीक है, अब इसमें हमें तो देखो सांद्रता का C ये हुआ और ये D ये हुआ। ठीक है, इसके बाद अपॉन में सांद्रता का C क्या है, ये है, और ये इसमें क्या है A, तो ये हो गया। ठीक है, इसके बाद ये सांद्रता का C क्या है, ये है, और ये B है, तो ये हमने लिख दिया B। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ध्यान रखना। अब हमारा जो दूसरा है वो है दाब के रूप में। किसके रूप में, दाब के रूप में। ठीक है, तो दाब के रूप में हम यहाँ इंग्लिश में बोलते हैं इन फॉर्म ऑफ प्रेशर, इन फॉर्म ऑफ प्रेशर। ठीक है, तो इधर समझ लो प्रेशर का क्या होगा, P होगा। ठीक है, तो साम्यवस्थानिक क्या है, K है, और प्रेशर का क्या है, P। तो दाब के रूप में साम्यवस्थानिक क्या हो गया हमारा, Kp हो गया। ठीक है, अब हमें इसमें सब में P जोड़ना है, तो समझ लो इधर ये हमारा P हो गया दाब का, और ये C आपका है, तो ये क्या हो गया, Pc हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, P और D तो है, तो ये हो गया आपका PD, है ना, अपॉन ये आपका ये P रहा, और ये आपका क्या है A, तो ये PA हो गया, दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पर ये आपका P और ये आपका क्या है B, तो ये हो गया B। तो दोस्तों ये सांद्रता के रूप में हो गया, ये हमारा दाब के रूप में हो गया। ये हमने दोनों को कंप्लीट कर लिया है, जो आपके लिए मोस्टली जरूरत है। तो ध्यान रखना, सांद्रता के रूप में साम्यवस्थानिक ये होता है और दाब के रूप में साम्यवस्थानिक ये होता है। एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये आपका पूरा 100% जितना आपको जरूरत थी, जितनी जरूरत थी, पूरा मैंने आपको अच्छे से एक एक चीज को एक्सप्लेन कर दिया है। तो आई होप दोस्तों कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, अच्छा लगा होगा, है ना। तो दोस्तों अब इससे संबंधित मैं एक चीज और बता रहा हूं जो आपके लिए एक्स्ट्रा ही है, ये समझ लेना। ठीक है, तो देखो जैसे मान लिया मैंने दोस्तों, अब इस नियम को तो मैं हटा ही दूं, कोई मतलब ही नहीं है, अब हमारा ये कंप्लीट हो गया। मान लिया मेरे भाई ये कोई अभिक्रिया है N1A प्लस N2B, एरो यहां पर लिखा है M1C और यहां पर लिखा है M2D। ठीक है, अब यदि आपसे कोई बोल दे कि इसमें सक्रिय द्रव्यमान का नियम लगाओ, है ना, तो आप क्या लिख दोगे, सक्रिय द्रव्यमान का नियम क्या कहता है कि उत्पाद को लिख दो ऊपर और अभिकारक को लिख दो नीचे। तो इसमें उत्पाद ये है और अभिकारक ये है, तो इसको ऊपर और इसको नीचे लिख के काम चल जाएगा, है ना। अब मेरे भाई आपको ये अलग से ही नंबर दिख रहा हो, देखो आपको यदि ये नंबर नहीं दिया होता, ये चीज आपको नहीं दी होती, तो आप क्या करते, इसको ऊपर इसको नीचे करते। आप क्या लिख देते, C, यहां पर लिख देते आप D, यहां पर लिख देते आप A, और यहां पर लिख देते आप B। अगर ऐसा नहीं, ये कुछ नंबर नहीं होता है, ऐसा डायरेक्ट होता तो आप इसको ऐसा लिख देते, है ना, बट ऐसा नहीं है। इसमें हमने आपको बताया है कि इसमें लिखा है N1, इसमें लिखा है N2, इसमें लिखा है M1 और इसमें लिखा है M2। तो ये मेरे भाई जो अभिकारक है A, इसकी संख्या है, ये अभिकारक B की संख्या है, और ये अभिकारक C की संख्या, और ये अभिकारक D की संख्या। तो मेरे भाई क्या होता है, जो संख्याएं होती हैं वो सक्रिय द्रव्यमान की घात में जाती हैं। किस में जाती हैं, घात में, पावर में जाती हैं। तो जैसे आपको पता है C की संख्या कितनी है, M1, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, M1। D की संख्या कितनी है, M2, तो इसकी पावर हो जाएगी M2, है ना। A की संख्या क्या है, N1, तो इसकी पावर N1, और B की पावर N2, तो सॉरी B की संख्या N2, तो ये पावर हो जाएगी N2। तो ध्यान रखना मेरे भाई, जो संख्या होती है किसी मतलब अभिकारक के आगे जो संख्या रहेगी वो संख्या जाएगी घात में जाएगी, समझ रहे हो ना। तो थोड़ा सा एक हल्का सा एग्जांपल लेके और बता देता हूँ, ठीक है। जैसे ये लिखा है I2 और ये लिखा है H2, है ना, और ये बन रहा है आपका 2HI, है ना। तो ये जो संख्या है ना, अब ये संख्या जाएगी आगे, है ना। तो इसमें हम लगाएंगे नियम, तो देखो ये ऊपर आएगा,
है ना, तो ये आएगा एच आई, क्योंकि ये संख्या है तो ये संख्या जाएगी ऊपर, ठीक है। अब अपॉन में इसमें तो कोई आगे संख्या ही नहीं है, तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं H2 और ये हमारा I2, है ना। तो अब दोस्तों एक एक चीज, एक एक कॉन्सेप्ट आपका मैंने तोड़ डाला, क्लियर कर डाला। तो मैंने आपसे दोस्तों पूरी वीडियो में ये नहीं कहा कि आप लाइक कीजिए, लेकिन दोस्तों अब आपको लाइक करना पड़ेगा। अपने दोस्तों लोगों को भी शेयर कर दो, इतना शेयर कर दो ताकि हर एक को ये पता चल जाए कि वास्तव में सक्रिय द्रव्यमान का नियम क्या होता है। मैंने बहुत अच्छे से दिल से आपसे मेहनत की है आपके साथ, है ना। तो दोस्तों अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। अगली वीडियो में हम फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।